तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें से एसिड्स और बेस के बारे में तो काफ़ी जानकारी हम ले चुके हैं। अब बारी आती है किसकी? सॉल्ट्स की। तो हमारा अगला टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं और किस तरह के होते हैं। अपनी बुक में देखिए, तो हमारी बुक में जो लिखा हुआ है मोर अबाउट सॉल्ट्स, उसमें से सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स की फैमिली के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, किस किस तरह के सॉल्ट हो सकते हैं। एक्टिविटी 2.3, राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो। नीचे जितने भी सॉल्ट्स दे रखे हैं उनके फार्मूले लिखने हैं। जैसे कि पहला है पोटेशियम सल्फेट, तो जिस बच्चे की किताब है ना उसने लिख रखा है इसका फार्मूला K2SO4। इसी तरह से सोडियम सल्फेट Na2SO4। तो मैं सारे फार्मूले एक बार आपको लिस्ट आउट करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया ना, यहाँ पे जितने भी सॉल्ट्स उस एक्टिविटी में दे रखे हैं उन सब के नाम लिख दिए हैं। अब इनके सामने ना हम इनके फार्मूले लिखेंगे, हमें एक्टिविटी में ऐसा ही करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं पोटेशियम सल्फेट का। तो पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4। और ये फार्मूले बनते कैसे हैं ये आपने सीखा था 9th क्लास में। देखिए ज़रा, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है K, और सल्फेट का सिंबल क्या होता है SO4। पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, और जब हम वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे तो हमें K2SO4 मिल जाएगा। इसी तरह से सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4। क्योंकि सोडियम की वैलेंसी भी 1 होती है और सल्फेट की, तो सारे लाइन लगा के सल्फेट हैं। यहाँ भी मैंने गलती से सल्फेट लिख दिया था क्योंकि मैं फ़्लो में बह गया था, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड था तो मुझे यहाँ पे करेक्शन करना पड़ गया। तो सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। इसके बाद आता है कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला बनेगा CaSO4। देखिए, कैल्शियम और सल्फेट, तो सल्फेट की तो वैलेंसी आपको पता ही है 2 होती है और कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है। तो जो इक्वल वैलेंसीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? कैंसिल। तो इसीलिए बनेगा CaSO4। इसके बाद आता है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला इसी तरह से बन जाएगा MgSO4। क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है और सल्फेट की भी 2 है, तो इक्वल वैलेंसी हो जाएंगी कैंसिल। इसके बाद आता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फार्मूला भी यही होता है CuSO4। वैसे तो कॉपर 3 वैलेंसी वाले होते हैं, कॉपर फर्स्ट, कॉपर सेकंड, कॉपर थर्ड। फिलहाल यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहा है वो कॉपर सेकंड है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का सिंबल Na और क्लोरीन का सिंबल Cl। सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, तो इक्वल वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, बन जाएगा NaCl। और इसको याद रखिएगा, इसके ऊपर मैं स्टार लगा देता हूँ। तो जितने भी सॉल्ट आप देख रहे हैं ना उन सब का राजा है ये NaCl। ये वही नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो इस पर मैंने इसीलिए स्टार लगा दिया क्योंकि ये इन सबसे स्पेशल है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला होता है NaNO3। ये कैसे बनता है उसे भी देख लीजिए। सोडियम और नाइट्रेट का फार्मूला NO3 होता है, तो दोनों की वैलेंसी 1 होने की वजह से कैंसिल हो जाती है और बन जाता है NaNO3। इसके बाद आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये एक मेटल कार्बोनेट है और इसके बारे में इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा जा चुका है। इसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो इसे भी एक बार देख लीजिए। अमोनियम को लिखते हैं NH4। देखिए, अमोनिया जो होता है ना उसको लिखा जाता है NH3, लेकिन अमोनियम को क्या लिखते हैं NH4, और क्लोरीन का Cl। फिर दोनों की वैलेंसी इक्वल होती है इसलिए कैंसिल हो जाती है, इसलिए NH4Cl बन जाता है। तो एक्टिविटी 2.13 जो है वो हमने कंप्लीट कर ली। उस एक्टिविटी में हमें ये कहा गया था कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं उन सब के मतलब फार्मूले लिखो, तो वो हमने लिख दिए हैं। इसके अलावा इस एक्टिविटी में कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे कि हमें ये पता करना था कि ये जो हमें सॉल्ट्स मिले हैं ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिले हैं, कौन सा एसिड और कौन सा बेस मिक्स होकर ये सॉल्ट मिले हैं, तो ये पता लगाना था। दूसरा, इस एक्टिविटी में ये भी बताया गया है कि जैसे सोडियम वाले जो हैं उन्हें सोडियम सॉल्ट कहा जाता है, ऐसे ही क्लोरीन वाले जो हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इनको क्लोराइड सॉल्ट्स कहा जाता है।
तो ये बात ध्यान देने वाली है, जो सोडियम वाले होंगे उन्हें सोडियम सॉल्ट कहा जाएगा, क्लोरीन वालों को क्लोराइड सॉल्ट्स कहा जाएगा। इसके अलावा NaCl का तो हम बता सकते हैं, ये वाला सॉल्ट जो है वो एसिड इसमें यूज़ हुआ है HCl, और बेस जो यूज़ हुआ है वो NaOH यूज़ हुआ है। इसलिए हम बता सकते हैं क्योंकि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसी चैप्टर में पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन बाकी जो सॉल्ट्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके बारे में पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फ़िलहाल हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमें सारे सॉल्ट्स के नाम लिखने थे, उनके फार्मूले लिखने थे। इसके अलावा हमें ये भी पता चला सोडियम वालों को सोडियम सॉल्ट कहा जाएगा और क्लोरीन वालों को क्लोरीन सॉल्ट कहा जाएगा। इसके अलावा हमें ये भी पता लगाना था कि कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड और कौन से बेस से मिला है। एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है pH ऑफ सॉल्ट्स। मतलब ये जो सॉल्ट होते हैं इनका भी कुछ ना कुछ pH होता है। pH के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि pH एक स्केल होता है जिसके ऊपर 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं। अगर 7 नंबर किसी केमिकल को मिल रहा है इसका मतलब वो न्यूट्रल है, और 7 से आगे बढ़ते जाते हैं तो बेसिक होता चला जाता है, और 7 से पीछे आते हैं तो एसिडिक होता चला जाता है। तो इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, pH चेक करना है। जो सॉल्ट हमने अभी पीछे देखे थे उनका एक बार बुक की जो एक्टिविटी है उसको देख लेते हैं। तो ये एक्टिविटी 2.14 है जो हमारी बुक में दी गई है। क्या करना है देख लीजिए। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट्स: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। ये बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनको हमें इकट्ठा करना है। चेक देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर। ये भी चेक करना है कि ये पानी में घुल सकते हैं या नहीं घुल सकते हैं, और आपको डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर आप सॉल्टी वाटर लेंगे तो उससे आपकी एक्टिविटी सही हो नहीं पाएगी, क्योंकि आप अगर पानी के अंदर सॉल्ट मिला रहे हैं और पहले से ही उसमें सॉल्ट पड़ा हुआ है तो आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आप डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करेंगे जिसमें कोई सॉल्ट नहीं होता। तो हर एक को पानी में डाल के उसकी सोल्यूबिलिटी चेक की जाएगी। चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग pH पेपर। उसके बाद जब आप इन सॉल्ट्स को पानी में घोल लेंगे, पानी में घोलने के बाद सबका pH आपको चेक करना पड़ेगा। विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक हैं और कौन से न्यूट्रल हैं, वो जब हम उनका pH चेक करेंगे तो उससे पता लग जाएगा। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। और उस सॉल्ट को बनाने में, जैसे NaCl का तो हमें पता है NaCl का तो हमें पता है कि इस सॉल्ट को बनाने में जो एसिड इस्तेमाल होता है वो HCl है और जो बेस इस्तेमाल होता है वो NaOH है। ऐसे ही बाकियों का भी हमें पता करना है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्ट को बनाने में कौन सा एसिड और कौन सा बेस इस्तेमाल हुआ है। अब जैसे कि आप जिंक सल्फेट के बारे में जानना चाहते हैं कि ये आपको कहाँ से मिला हुआ, तो आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो बनता है सॉल्ट। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो जिंक क्लोराइड बनेगा। अगर जिंक सल्फेट बनाना है तो हमें उसको H2SO4 से रिएक्शन करवाना पड़ेगा। तो जिंक की रिएक्शन H2SO4 से होगी तो ZnSO4 बन जाएगा, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। ये हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ रखा है। तो जिंक सल्फेट जो सॉल्ट है वो हमें कौन से एसिड से मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ऐसे ही जिंक क्लोराइड जो सॉल्ट है वो हमें कौन से एसिड से मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको इस तरह की रिएक्शन से भी पता लग सकती हैं कि कौन सा सॉल्ट कौन से एसिड से मिला है या कौन सा सॉल्ट कौन से बेस से मिला है। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज टू फॉर्म द सॉल्ट होने के बाद रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 में अपने ऑब्जर्वेशन लिखने भी हैं। ये है टेबल 2.4। सॉल्ट लिखना है, फिर उसका pH लिखना है, कौन सा एसिड उसको बनाने में यूज़ हुआ है या फिर कौन सा बेस उसको बनाने में यूज़ हुआ है, ये करना है। तो ये थी एक्टिविटी 2.14 जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इस एक्टिविटी के नीचे जो इम्पोर्टेंट बातें लिखी हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल हुआ है और स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल हुआ है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। इसको ज़रा देख लीजिए आप। तो यहाँ पर हम एक सॉल्ट बना के देख रहे हैं। हमने एक एसिड लिया HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। आपको पता है कि HCl का जो pH है वो 0 होता है। और एक बेस लिया NaOH, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका pH होता है 14।
इन दोनों के मिलने से जो सॉल्ट तैयार होता है उस सॉल्ट का नाम है NaCl। तो ये जो सॉल्ट बनेगा ना, ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा और साथ में बनता है वाटर। इस रिएक्शन को हम बहुत पहले से जानते हैं, ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो मैंने इसके नीचे लिख भी दिया है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा। इसके अलावा अगर ऐसा हो कि एसिड स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस जो है वो वीक हो, तो जो सॉल्ट तैयार होगा उसका नेचर कैसा आ जाएगा, एसिडिक आ जाएगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस वीक है तो इनके बनने से जो सॉल्ट तैयार होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वीक एसिड है, वीक एसिड, और बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप समझ सकते हैं कि जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा बेसिक। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया है कि अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो सॉल्ट का नेचर एसिडिक हो जाएगा। मतलब जो ज़्यादा ताकतवर है उसी का इफ़ेक्ट उसके अंदर आ जाएगा। इसी तरह से अगर एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। कोई बच्चा अब ये भी सोच सकता है कि जैसे कि वीक एसिड और वीक बेस हो तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वीक एसिड वीक बेस जैसा कुछ नहीं होता और उससे कोई सॉल्ट तैयार नहीं होता। केवल यही 3 चीज़ होती हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हो, एसिड स्ट्रॉन्ग हो या फिर बेस स्ट्रॉन्ग हो। तो पढ़ लेते हैं किताब में। तो फिर से लेते हैं। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो नेचर कैसा हो जाएगा, सॉल्ट का एसिडिक हो जाएगा विद pH वैल्यू लेस देन 7। एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद pH वैल्यू मोर देन 7। तो हमने इस चीज़ को भी अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो हमारा जो अगला टॉपिक है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। पहले अपनी बुक में पढ़ लेते हैं, यहाँ भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी रहती हैं। By now you have learned that salt formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution is called sodium chloride. This is the salt that you use in the food. यहाँ पर बात हो रही है NaCl की। तो आप को कई बार ये बताया जा चुका है कि NaCl कैसे बनता है। HCl एक एसिड होता है और NaOH एक बेस होता है। इन दोनों के मिलने से NaCl बनता है और साथ में बनता है वाटर भी। तो यहाँ पर इसी सॉल्ट की बात हो रही है। इसे कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जो साधारण नमक है जिसको हम खाने में यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी दैट इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट होता है ये न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि इसको बनाने में जो एसिड और बेस इस्तेमाल हो रहे हैं वो दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। आगे लिखा है सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिज़ोल्व इन इट। सी वाटर के अंदर, समुद्र का जो पानी होता है वो खारा होता है, उसके अंदर बहुत सारी तरह के सॉल्ट होते हैं। पीछे जो हमने सॉल्ट पढ़े हैं उनमें से ज़्यादातर सी वाटर के अंदर मिलते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसकी हम बात कर रहे हैं इज़ सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट। इन सभी सॉल्ट में से सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसको अलग कर लिया जाता है। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कई हिस्सों में सॉल्ट के डिपॉजिट भी मिलते हैं। डिपॉजिट का मतलब होता है जैसे कोल मिलता है कोल माइन के अंदर, ऐसे ही कई जगह पर सॉल्ट भी डिपॉजिट की फॉर्म में मिलते हैं। उनके पहाड़ होते हैं, पहाड़ को तोड़ तोड़ के उसमें से सॉल्ट निकाला जाता है। तो कई जगह पे सॉल्ट जो है ज़रूरी नहीं कि सी वाटर के अंदर ही मिलेगा, वो उसके किनारे भी मिल सकता है, पहाड़ में से भी मिल सकता है डिपॉजिट की फॉर्म, जैसे कोल मिलता है, कोयला। These large crystals are often brown due to the impurities। जो सॉल्ट हम निकालते हैं सी वाटर से निकालते हों या फिर किसी पहाड़ को तोड़ के निकालते हों तो उसका जो कलर होता है वो वाइट नहीं होता, ब्राउन होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रॉक सॉल्ट। और इसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि रॉक को तोड़ के निकालने तो जाहिर सी बात है कि रॉक सॉल्ट इसको कहा जाएगा। इसके अलावा
बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म व्हेन सीज ऑफ बाइगन एज ड्राइड अप। पुराने ज़माने के जब सी जो है, पुराने ज़माने के समुद्र कहीं पे सूख गए थे, तो वहाँ पर सूखने की वजह से उनके वहाँ पे सॉल्ट के बेड मिलते हैं, दूर दूर तक सॉल्ट ही फैला हुआ रहता है। ऐसा हमारे यहाँ पे गुजरात में कच्छ एक जगह है, वहाँ पर देखने को मिलता है। रॉक सॉल्ट इज़ माइंड लाइक कोल। इसके अलावा जो रॉक सॉल्ट होता है उसको बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है जैसे कोयला निकाला जाता है। तो इस पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि सॉल्ट हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। सी वाटर से मिल सकता है, इसके अलावा डिपॉजिट की फॉर्म में मिलता है, इसके अलावा रॉक जो होती हैं उनकी फॉर्म में भी सॉल्ट मिलता है। हमें ये भी पता चला कि सॉल्ट जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में इम्प्योरिटीज़ की वजह से। आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट महात्मा गांधीज डांडी मार्च। क्या आपने महात्मा गांधी की डांडी मार्च के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आप लोगों ने सबने हिस्ट्री ना भी पढ़ी हो तो भी डांडी मार्च के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अंग्रेज़ों का जो बड़ा घटिया नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था कि क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत भारी टैक्स नमक के ऊपर लगाया हुआ था, तो गरीब आदमी उस टैक्स को नहीं दे सकता था, इसलिए गरीब आदमी नमक नहीं खा सकता था। तो आप सोच सकते हैं कि बिना नमक के अगर आप खाना खाएंगे तो आपको कैसा लग सकता है। तो गांधी जी ने उस घटिया कानून को तोड़ने के लिए डांडी मार्च निकाला था कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे और अंग्रेज़ सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे। आप सोच सकते हैं कि वो सरकार कितनी क्रूर हो सकती है जो नमक जैसी बेसिक चीज़ के ऊपर भी टैक्स लगा सकती है। तो उसको तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला था। आगे लिखता है, डिड यू नो दैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए इस केमिकल ने यानी कि NaCl ने अपना काफ़ी योगदान दिया है। तो ये हमने बीच में थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ ली और ये पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि कितनी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है। ये है पेज नंबर 29। आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर लिखा हुआ है कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। केमिकल्स बनाने में इसको एक रॉ मटेरियल की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मान लो कि तुम्हें बिस्किट बनाना है फैक्ट्री में, तो बिस्किट बनाने के लिए तुम्हें शुगर चाहिएगा और साथ में व्हीट चाहिएगा, आटा चाहिएगा। तो शुगर और आटा जो है वो बिस्किट बनाने के लिए किसका काम करेंगे? रॉ मटेरियल का। हिंदी में बोलते हैं कच्चा माल, कच्चा सामान जो किसी भी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ये जो कॉमन सॉल्ट होता है जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसे हम बार बार बोल रहे हैं कि ये NaCl है, तो इसका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में किया जाता है। पढ़ते हैं इसके बारे में। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use। डेली यूज़ में बहुत सारी चीज़ें सुबह से लेकर शाम तक हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कईयों के अंदर सॉल्ट पड़ा हुआ रहता है। तो देख लेते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके अंदर भी यही सॉल्ट पड़ा हुआ रहता है। वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी जाने कितनी चीज़ें होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अपने घर में सुबह से लेकर शाम तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर आप इसका इस्तेमाल करते हैं खाने के अलावा भी। Let us see how one substance is used for making all these different substances। अब हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे इस NaCl की मदद से इतनी सारी चीज़ों को हम तैयार कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम NaCl की मदद से जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब NaCl। तो NaCl से मिलने वाले केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। तो कॉमन सॉल्ट से ये कैसे मिलता है ज़रा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। कॉमन सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, उसको पानी में मिलाकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है, नमक को पानी में मिलाने के बाद जो तैयार किया जाता है, इस सॉल्यूशन को नाम दिया जाता है ब्राइन। इस सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है। ये सॉल्यूशन हमारे घरों में सुबह सुबह कई लोग इस्तेमाल करते हैं अपना मुंह साफ़ करने के लिए। कई लोग पानी में नमक मिलाकर और उसे गर्म करके गार्गल करते हैं, गरारे करते हैं, जिससे उनके मुंह के अंदर जो गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। तो ब्राइन जो है ना, डेली हमारे कई घरों में तैयार किया जाता है। तो NaCl को, नमक को पानी में मिला देंगे तो ब्राइन तैयार हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे,
इलेक्ट्रोलाइसिस करने का मतलब है कि जब इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो इससे हमें 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो तो यही है जिसकी बात चल रही है, NaOH। साथ में हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और उसके साथ में हमें मिलेगी क्लोरीन गैस। कहने का मतलब ये है कि जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो वो डीकम्पोज हो जाता है इन 3 चीज़ों में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, हाइड्रोजन में और क्लोरीन में। ये दोनों गैस होती हैं, तो इनके लिए आप ना साइड में ऐसे एरो लगा सकते हैं या फिर जी भी लिख सकते हैं इनके साथ में, और इसके लिए एक्वस लिख सकते हैं क्योंकि ये एक एक्वस सॉल्यूशन है। पहले मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करता हूँ और फिर दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, उसमें और कौन सी चीज़ कहाँ पर मिलती है। तो बैलेंस कर लो ज़रा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, उधर भी हाइड्रोजन 2 ही हैं, क्लोरीन 2 है लेकिन यहाँ पे 1 ही है, तो इधर 2 लगा देते हैं। अब देख लेते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे फिर सोडियम के लिए भी 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे 2 सोडियम हो गई हैं। अब हाइड्रोजन इधर 2 और 2 4 हो गई हैं, तो 1 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है कि ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई है। आप भी इसको एक बार चेक कर सकते हैं। चलिए खैर, तो आपने चेक कर लिया होगा इस रिएक्शन को कि ये बैलेंस है या नहीं। अब हम ये देखते हैं कि जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो कौन सी चीज़ हमें कहाँ पे मिलेगी, इसका पता होना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। चलिए खैर, तो जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं उसमें हम ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, मतलब कि उसका डीकम्पोजिशन करेंगे। तो अभी हमारे पास इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है उसका नाम है ब्राइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्राइन। और ब्राइन कैसे बनता है, H2O में जब NaCl को ऐड किया जाता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे इस ब्राइन का डीकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा और ये ब्राइन जो है वो इन 3 चीज़ों में ब्रेक हो जाएगा। तो इन 3 चीज़ों में से अगर हम बात करें हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें से एक एनोड है और दूसरी कैथोड है। एनोड पर प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर क्या होता है, माइनस चार्ज। तो जब ये ब्राइन सॉल्यूशन ब्रेक होना शुरू होगा तो उसमें से जैसे हाइड्रोजन गैस निकली तो वो हाइड्रोजन गैस पहुंचेगी कैथोड के पास। तो हाइड्रोजन यहाँ पर इकट्ठी होगी, मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ हाइड्रोजन गैस। और क्लोरीन गैस जो है वो इकट्ठी होगी एनोड के पास। इसकी वजह यह है कि जो हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के पास होता है माइनस चार्ज। तो जाहिर सी बात है कि प्लस चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है वो माइनस चार्ज वाली कैथोड के ऊपर ही जाएगा और माइनस चार्ज वाली जो क्लोरीन है वो प्लस चार्ज वाली एनोड के पास जाएगी। तो इनका एड्रेस तो हमें मिल चुका है कि ये दोनों हमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगे। अब बारी आती है NaOH की, ये कहाँ पर मिलेगा। तो ये जो NaOH होता है ये कैथोड के ही पास में हमें मिलता है। यहाँ पर जहाँ हाइड्रोजन मिलती है उसी के पास ये हमें मिल जाता है NaOH। तो तीनों का एड्रेस हमें पता चल चुका है विद रीज़न। हमें ये पता लग गया कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर इसलिए मिलेगी क्योंकि हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है और कैथोड पर माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज वाली कैथोड प्लस चार्ज वाली हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्लोरीन मिलेगी एनोड पर और NaOH कहाँ मिलेगा, कैथोड के पास। तो इस तरह से पूरा जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसके बारे में हमने पढ़ लिया, उससे क्या क्या हमें मिलता है वो भी समझ लिया है। तो खाली हमें NaOH ही नहीं मिला है, NaOH के साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन भी मिली है। तो आगे ज़रा पढ़ लेते हैं इसके बारे में अपनी बुक में। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, जिस बच्चे की किताब है उसने बहुत जानकारी इसमें लिखी हुई है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन कह रहे हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोर जो है वो क्लोरीन के लिए इस्तेमाल हुआ है और एल्कली जो है वो NaOH जो कि एक बेस होता है उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। जो बेस पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहा जाता है। इसी चैप्टर के शुरुआत में हमने पढ़ा था, चैप्टर के मिडिल में हमने पढ़ा था। तो क्योंकि इसमें एल्कली मिलता है और क्लोरीन मिलती है, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है। एग्ज़ाम में ये क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी आ सकता है। द प्रोडक्ट, चलो ठीक है, ये तो हो गया। रिएक्शन को हमने समझ ही लिया था और ये भी हमने समझ लिया है कि क्लोरीन गैस इज़ गिवन ऑफ एट एनोड। क्लोरीन गैस एनोड पर मिलेगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मिलेगी और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, नियर द कैथोड। और हमें विद रीज़न पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्यों मिल रही है। आगे लिखा है द 3 प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस आर यूज़फुल।
सारे के सारे यूज़फुल होते हैं। नीचे हमें बता भी रखा है कौन सा कहाँ इस्तेमाल होता है, तो वो भी देख लो। तो नीचे ना हमें इन सब के इस्तेमाल दे रखे हैं। हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, फ्यूल्स में, फर्टिलाइज़र्स में। क्लोरीन गैस कहाँ इस्तेमाल होती है, वाटर ट्रीटमेंट में, पीवीसी में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। और NaOH कहाँ इस्तेमाल होता है, ये सब हमें दिया हुआ है। तो इनके यूजेज आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद जो अगला प्रोडक्ट हमें मिलने जा रहा है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये भी हमें कॉमन सॉल्ट से ही मिलता है। और कैसे मिलता है पढ़ लेते हैं। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। अभी अभी ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया था उसमें हमें क्लोरीन गैस मिली थी। दिखा देता हूँ फिर से। ये देखो, जब ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस किया था तो हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस मिली थी। इसी क्लोरीन गैस की मदद से अब हम ब्लीचिंग पाउडर बनाने वाले हैं। तो इसके बारे में आगे लिखा है कि दिस क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। स्लैग्ड लाइम को हम बहुत लंबे समय से जानते हैं, जब से ये चैप्टर चल रहा है, जब से इसका इस्तेमाल बहुत बार हो चुका है। स्लैग्ड लाइम जिसको वाइट वॉश में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। उसके साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है, स्लैग्ड लाइम के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें मिल जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है। वैसे तो ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो इसको पढ़ लेते हैं। एंड में ये भी लिखा हुआ है कि द एक्चुअल कंपोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में जहाँ जो होता है प्रैक्टिकली वो काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हमें तो केवल यहाँ पर एक आसान सी रिएक्शन दिखाई गई है। तो दूसरा जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिला है अभी अभी हमने पढ़ लिया था, दोबारा से देख लेते हैं। तो जब हम ड्राई स्लैग्ड लाइम लेते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना होता है ड्राई, और उसके साथ हम क्लोरीन की रिएक्शन करवा देते हैं। क्लोरीन गैस जब भी लिखोगे ना हमेशा Cl2 लिखोगे, ठीक है। तो इन दोनों की आपस में रिएक्शन होने से तैयार हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, और साथ में मिलता है वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार होता है ये हमने समझ लिया है। ऊपर जो ब्राइन का डिकम्पोजिशन किया था उससे हमें क्लोरीन मिली थी। क्लोरीन की रिएक्शन ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ करवाने से ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस होते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो लिखा हुआ है कि फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कपड़ा इंडस्ट्री जो होती है उसमें कॉटन को और लाइनन को ब्लीच करने में, मतलब उसको एक तरह से वाइट बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉटन जो होता है वो पूरी तरह से वाइट नहीं होता, उसको वाइट करने के लिए उसको ब्लीच करना पड़ता है। इसके अलावा वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री में पेपर देखो कितना वाइट होता है। ये तो उतना वाइट नहीं है लेकिन ज़्यादातर पेपर तो वाइट होते हैं, तो उनको वाइट बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और पेपर किससे तैयार होता है, वुड पल्प से। इसके अलावा जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको भी ब्लीच किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके लॉन्ड्री के अंदर। दूसरा, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन होती है और ये अपनी ऑक्सीजन कहीं भी ऐड कर सकता है। तो जो सब्सटेंस अपनी ऑक्सीजन किसी को दे सकता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। पानी को बैक्टीरिया से फ्री करने के लिए, उसको ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ बनाने के लिए उसके अंदर हम ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, तो उससे वो पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए बिल्कुल फिट हो जाता है। तो अभी हम कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले केमिकल्स की स्टडी कर रहे हैं और अभी हम ब्लीचिंग पाउडर तक पहुंच चुके हैं। अगला टॉपिक जो है वो बेकिंग सोडा है, जिसके बारे में अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। तो आज जो हमने पढ़ा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हमने मोर अबाउट सॉल्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। एक्टिविटी 2.13 में बहुत सारे सॉल्ट हमें दिए गए थे, हमें उन सब के फॉर्मूले लिखने थे, तो वो हमने लिख दिए थे। साथ ही साथ ये भी पता लगाना था कौन किस एसिड और बेस से मिला है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि सोडियम वालों को सोडियम सॉल्ट कहते हैं, क्लोरीन वालों को क्लोराइड सॉल्ट कहा जाता है। पीएच भी चेक करने थे कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है।
फिर हमें ये पता चला कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनेगा तो वो न्यूट्रल होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग हो बेस वीक हो तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक होगा, और बेस स्ट्रॉन्ग हो एसिड वीक हो तो नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। ये सारी चीज़ें हमने जानी थी। मतलब यहाँ पे पढ़ के हमें पता चला था कि सॉल्ट जो है वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों हो सकते हैं। इसके बाद हमने कॉमन सॉल्ट से मिलने वाले केमिकल्स की स्टडी करना शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने ब्राइन सॉल्यूशन तैयार किया था NaCl और पानी को मिलाकर। उससे हमें 3 प्रोडक्ट मिले थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। कौन कहाँ मिला था ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमें ये पता चला था कि इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, और अब हमने लास्ट में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी स्टडी करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।